कल तक हम लोग ने किया था सिलेक्टेबल मार्कर, किया था ना हम लोगों ने सिलेक्टेबल मार्कर। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर में कल एक लास्ट पॉइंट बताया था आपको, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन बताया था ना आपको। तो इंसर्जनल इनएक्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। देखो दो चीजें बताई थी, एक था PBR 322। अगर आपको याद हो PBR 322 में कितने सिलेक्टेबल मार्कर थे? सिलेक्टेबल मार्कर कितने थे? दो। एक था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। याद आया कुछ? एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं, और हमें इंटरेस्टेड जीन सिर्फ यहीं पे डालना था। शायद हमने इसको कल ग्रीन लिया था, है ना? ग्रीन की रेड, रेड लिया था, इसको ग्रीन लिया था ना। इसको क्या लिया था? रेड ना। इसको रेड लिया था। इसको कुछ इस कलर का लिया था। ये था PBR 322। बाकी क्लोनिंग साइटें थी 8, 4 बाहर 4 अंदर। 4 सिलेक्टेबल मार्कर के बाहर थी और 4 अंदर। अगर आपको याद हो, यहाँ बाम H1 था, यहाँ साल 1 था, यहाँ था PVU1 और यहाँ था PST1 और PVU1, राइट। अच्छा, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम मान लेते हैं इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को येलो कलर का, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये कौन सा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो जीन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। और ये था PBR 322 प्लाज्मिड। अब हमने क्या किया, इस कैंची इसको काट सकते थे किसकी वजह से? बाम H1। इसको काटते थे किससे? साल 1। ठीक है, तो हमें इस कैंची का इस्तेमाल करना है। अगर इस कैंची का इस्तेमाल करना है तो हमने इसे कट कर दिया। हमने बाम H1 नाम की कैंची से इसे कट कर दिया। जब बाम H1 नाम की कैंची से इसे कट कर देंगे, बाम H1 नाम की कैंची से इसे कट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
अगर हम इसे कट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा ना, क्योंकि हमने इसे कैंची से कट कर लिया। अब यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ऐसा दिखाई पड़ेगा ना। ये हो गया इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। क्या हो गया? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ? एम्पीसिलिन का कि टेट्रासाइक्लिन का? व्हाट इज दिस? ये था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और ये था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब आप बताओ किसका, कौन सा जीन ब्रेक हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। क्या इंसर्ट हुआ? जीन ऑफ इंटरेस्ट। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ? हमारे जीन के अंदर आने से एक दूसरा जीन इनएक्टिव हो गया। कौन सा? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ, देखिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इतना बनाइए फिर आगे बढ़े। ये PBr322 का है, हेडिंग पड़ेगी PBr322। टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करता है? सिलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करता है हम ये पढ़ रहे हैं। पहले हम कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर आपको बता रहे हैं? PBr322। PBr322 का सिलेक्टेबल मार्कर बता रहे हैं। अब ये कौन सा डीएनए बन गया? RDNA ना। RDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये प्लाज्मिड डीएनए, वो मंचा RDNA, दोनों को जोड़ दिया, एक नया डीएनए बन गया, दैट इज RDNA। अब इस RDNA का क्या करते हैं? होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। अब मैं होस्ट में डालने जा रहा हूं इसको। ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं? PBr322 वाला। PBr322 वाला केस पढ़ रहे हैं।
अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे आरडीएनए में आ चुका है, हमारा आरडीएनए रेडी है। अब हम इसे होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जब भी कोई इंटरेस्टेड जीन अंदर आता है तो उसकी वजह से कोई ना कोई मार्कर इनएक्टिव हो जाता है। कौन सा मार्कर इनएक्टिव हुआ है? टेट्रासाइक्लिन। अगर आप यहाँ डालते तो ये वाला मार्कर इनएक्टिव होता। चूंकि आपने इस कैंची से काटा है तो ये यहाँ कैंची यहाँ काम करेगी। हमारे पास 4 चॉइसेस थी, यहाँ 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 यहाँ। बाम H1 से काट सकते थे या साल 1 से काटते थे, या PST 1 से काट सकते थे, PVU 1 से काट सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे कटवाया है तो हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करके चल रहे हैं। अब हमारा आरडीएनए रेडी है। अब इस आरडीएनए को हम होस्ट में डालने जा रहे हैं। अब यहां लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया यानी कि बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। और बैक्टीरिया को हम कहां पे ग्रो कराते हैं? कल्चर मीडियम में। मान लिया यहाँ पे 3 संभावनाएं हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। थ्री पॉसिबिलिटीज पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज और क्लियर हो जाएगा। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो रुक जाइए, या तो ये आ गया अंदर, ये एज इट इज एज ये अंदर आ गया है, या तो ये अंदर आ गया है। चलिए देखते हैं। और या तो नहीं आया। चलिए, या तो आया या तो नहीं आया। हम इसको बना लेते हैं छोटा सा। आ गया ना, दिख रहा है ना। और या तो फिर ध्यान दीजिएगा, अब आप अभी भी आया है, पर देखिएगा क्या नहीं लाया है। जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लाया। क्यों नहीं लाया अभी मैं बताता हूं। इसलिए नहीं लाया, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखो, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या येलो वाला पार्ट लाया है? क्या येलो पार्ट लाया है? ध्यान दीजिए, क्या येलो पार्ट लाया है? नहीं लाया है। लाया है कि नहीं लाया है? नहीं लाया है, ठीक है ना। और या तो फिर क्यों नहीं लाया, पता है क्यों? ये भी तो जानना चाहिए ना कि क्यों नहीं लाया। क्योंकि होता क्या है, आपने कैंची से काटा, ये कैंची से काट दिया, और कैंची से काटने के बाद आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके जुड़ने से पहले जो कटा हुआ पार्ट था वो फिर से जुड़ गया, सेल्फ लाइगेट हो गया। जो कटा हुआ ये ग्रीन, ये स्काई ब्लू कलर का पार्ट है, वो कटा हुआ पीस फिर से आके जुड़ गया। ज्यादातर यही संभावना होती है कि ये फिर से आके जुड़ जाता है। अगर फिर से आके जुड़ गया तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा ना, फिर से आके जुड़ गया, येलो पार्ट जुड़ ही नहीं पाया। और या तो फिर कोई चीज अंदर आई ही नहीं। 3 संभावनाएं हमें यहां मिलेंगी। या तो मनचाहा डीएनए आ गया है, या तो मनचाहा डीएनए नहीं आया है, या तो कोई भी इंसर्जन नहीं हुआ। समझ में आई बात? इसको क्या बुलाते थे? इसको क्या बुलाएंगे? नाम बताइए। इसको बुलाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट? हाँ, इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसको क्या बुलाते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट।
क्योंकि इसमें हमारा आरडीएनए आया ही नहीं, केवल प्लाज्मिड आया है। इसको बुलाते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन वही कहा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। आज के लेक्चर से जरूर क्वेश्चन आएगा, लिख लेना, लिख लो कहीं पे, लिख के पर्ची बना के डाल दो कहीं। और उसके बाद पता है क्या, उसके बाद जब निकालना, जब नीट का पेपर दे के आना, नीट का पेपर दे के आना तब निकालना। और दूसरा हो गया क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सॉरी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तीन संभावनाएं हैं। चलिए अब चेक करते हैं हमें कैसे पता चलेगा। क्या आपको दिखेगा बैक्टीरिया? क्या बैक्टीरिया नेकेड आई से दिखता है? क्या माइक्रोस्कोप से दिखेगा? माइक्रोस्कोप से दिखेगा भी तो बाहर बाहर दिखेगा, उसके अंदर का डीएनए तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, डीएनए बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। अब अगर डीएनए नहीं दिखेगा तो हम डिसाइड कैसे करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है? कैसे पता करेंगे? मार्कर की मदद से। ये मार्कर हमने तैयारी इसीलिए किए हैं ताकि ये हमें ये बताए, चीख चीख के चिल्लाए कि नहीं भाई मैं ट्रांसफॉर्मेंट हूं, मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हूं, मैं रिकॉम्बिनेंट हूं, मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट हूं। ठीक है ना, ये मार्कर हमें चीख के बताएंगे। कैसे, आइए चेक करते हैं। मुंह से बताएंगे या कहीं और से, ये तो पता चलेगा, फिलहाल बताएंगे। अब चेक करने जा रहे हैं, चेक करने के लिए ये, अब हम चेकिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब छटाई, स्क्रीनिंग। सबसे पहले हमने इनके रेप्लिका तैयार किए। क्या तैयार किए? रेप्लिका, रेप्लिका तैयार किए इनके। रेप्लिका समझते हो? हूबहू फोटोकॉपी कर ली, आसानी से हो जाती है। हूबहू फोटोकॉपी कर ली। अब उसके बाद हूबहू फोटोकॉपी कर ली तो हमारे पास रेप्लिका में ये आया, ये देखो, ये रेप्लिका हमने तैयार किया। ये वाला रेप्लिका यहां आया, ये वाला रेप्लिका यहां आया, ये वाला रेप्लिका यहां आया। ये कॉलोनी है ये वाली, ये कॉलोनी है ये वाली, ये कॉलोनी है ये वाली। अब इसको नंबर दे देते हैं। ये 1 नंबर वाली कॉलोनी है, ये 2 नंबर वाली कॉलोनी है, ये 3 नंबर वाली कॉलोनी है। इसको बोलते हैं मास्टर प्लेट। क्या बोलते हैं? मास्टर प्लेट। और ये हमने क्या बनाया है? इसका रेप्लिका बनाया है। रेप्लिका मतलब हूबहू कॉपी, रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी कर ली है, यहां रख लिया हमने। मास्टर प्लेट बनाया है। मास्टर प्लेट क्या होती है? ओरिजिनल प्लेट। मास्टर प्लेट यानी ओरिजिनल प्लेट बना ली है। अब हमने क्या किया, इसके 2 रेप्लिका और बनाए। एक रेप्लिका ये रहा और एक रेप्लिका ये रहा। 2 रेप्लिका और बनाए, यानी सेम टू सेम कॉपी और बनाई। 1 2 3, 1 2 3, हमने रेप्लिका बना लिया। ठीक है, ये रेप्लिका मास्टर प्लेट है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं, छेड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें इसमें कोई भी एंटीबायोटिक मीडियम नहीं लिया, नो एंटीबायोटिक, आपने कोई एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया, नो एंटीबायोटिक, आपने कोई एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मास्टर प्लेट है। मैंने बोला मास्टर प्लेट को आपको छेड़ना नहीं है, मास्टर प्लेट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, मास्टर प्लेट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आपने पूरा बना लिया। अब 3 हमने रेप्लिका बनाए। एक रेप्लिका जिसको मास्टर प्लेट बोला है, उसमें एंटीबायोटिक नहीं मिला। इस रेप्लिका में, इस रेप्लिका में आपने क्या किया है, ये भी रेप्लिका है, मतलब फोटोकॉपी है। इस रेप्लिका को आपने रखा है उस मीडियम में रखा है जिसको आपने नहीं छेड़ा है, किसको नहीं डिस्टर्ब किया। आपको पता है कि आपने कहां पे डीएनए को जोड़ा है,
आपने दो सिलेक्टेबल मार्कर में से कहां पे डीएनए को जोड़ा है? टेट्रासाइक्लिन में। ये हमें पता है क्योंकि भाई साइंटिस्ट प्रयोग कर रहा है तो उसे पता नहीं कि उसने कौन सी कैंची से काटा है, कौन सी कैंची से काटा है। और बाम H1 किसको डिस्टर्ब करेगा? टेट्रासाइक्लिन का क्या करा देगा? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन करा देगा ना। तो हमें पता है कि एम्पिसिलिन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, वहां कोई कैची नहीं चलाई है, राइट। तो सबसे पहला मीडियम वही लेंगे जहां पे आपने डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब कौन से मीडियम में रखेंगे? एम्पिसिलिन में। कौन से मीडियम में रखेंगे? एम्पिसिलिन। यहां पे रख दोगे एम्पिसिलिन मीडियम। एम्पिसिलिन मीडियम में रख दिया आपने। यहां कोई मीडियम नहीं लिया था, कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया, यहां आपने लिया है एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन तो एंटीबायोटिक है ना, ये इसको बैक्टीरिया को मार सकती है। यहां आपने दूसरा वाला ले लिया जिसको आपने डिस्टर्ब किया था, क्या? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रख दिया। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? पहले आपने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन कराया। ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद कितनी संभावनाएं थी? 3 संभावनाओं का नाम लीजिए जरा। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमने इनको नंबर दे दिया 1 2 3। ये इसी क्रम में बैठे हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बोलिए कोई डाउट? इतनी बातें हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, रुक जाइएगा, यहीं पे सारा खेल है, यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्ची बना के रख लेना, जब नीट में जाना, नीट का पेपर दे के आना, फिर खोल के देखना किसने क्या कहा था, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है, यहीं से क्वेश्चन गड़बड़ भी होता है। हर साल एक गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ तो आपने कोई इसको तो छेड़ना नहीं है आपको, क्योंकि ये तो मास्टर प्लेट है। मास्टर प्लेट बड़े काम की चीज है, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना। इस रेप्लिका को आपने रख दिया एम्पिसिलिन मीडियम में। अच्छा बताओ जरा, सोच के देखो, इसको आपने एम्पिसिलिन में रखा, जरा यहां से देख के जवाब देना। एम्पिसिलिन में रखने पर इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है या नहीं? है ना। तो बताइए, एंटीबॉडी एंटीबायोटिक इसका कुछ बिगाड़ पाएगा कि नहीं बिगाड़ पाएगा? क्योंकि इसको आपने एम्पिसिलिन में रखा, लेकिन एम्पिसिलिन के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस है ना। अच्छा, इनमें भी रेजिस्टेंस है कि नहीं है? तो कॉलोनी ये वाली मरेगी कि नहीं मरेगी? अलाइव रहेगी, अलाइव रहेगी, जिंदा रहेगी। और ये जिंदा रहेगी। तो और ये वाली बताओ जरा, इसके अंदर तो ना एम्पिसिलिन आया ना टेट्रासाइक्लिन आया, कोई है ही नहीं अंदर, तो ये मर जाएगी। जो कॉलोनी मर गई वो हमें ये बता गई कि मैं ट्रांसफॉर्मेंट्स थी। कैसी थी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सॉरी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखो, ये कॉलोनी जो मर गई एम्पिसिलिन में रखने पर, वो हमें ये जानकारी दे गई कि ये कौन सी कॉलोनी है। और वो हमें चाहिए भी नहीं था, वो हमें चाहिए भी नहीं था। चलो मर गई, अच्छा ही हुआ। अब कितनी बची? 2 बची। तो हम ये समझ गए, एम्पिसिलिन में रखने पर जो कॉलोनी मर गई वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। आपको एक जानकारी मिली कि नहीं मिली? अब क्या जानकारी चाहिए? अब आपको ये जानकारी चाहिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा। जो कॉलोनी जिंदा है वो कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट। और जो मर गई वो कौन सी थी? पक्का है कि नहीं है? अब आओ, अगली जानकारी यहां से मिलेगी। एक मार्कर ने आपको बता दिया कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। बताइए, पहले कौन सा मार्कर प्रयोग करते हैं जो आपने डिस्टर्ब ना किया हो? अच्छा, कौन सा डिस्टर्ब नहीं किया था, देख के बताओ, रेड वाला कि स्काई ब्लू वाला? तो पहले एम्पिसिलिन में आपने रखा, एम्पिसिलिन में रखते ही जो कॉलोनी मर गई वो कॉलोनी क्या बता गई कि मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी, और वो मर गई, अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, उसमें हमारा जीन तो आया ही नहीं। हमें इंटरेस्ट है तो इनमें, इन दो में, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट है। अब इनमें भी कंफ्यूजन है कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट। एक मार्कर ने इस बात की पुष्टि की कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सॉरी, कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कौन सी कॉलोनी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी? जो मरी की जो जिंदा है। और जो जिंदा है वो कैसी है? पक्का ना? लिख दे ये बात, लॉक कर दें। हाँ, इसमें क्या हुआ? एक वाली जिंदा है, 2 वाली जिंदा है, ये वाली मर गई। बोलो सही है? यानी जो अलाइव है वो इस बात की पुष्टि करते हैं
कि वो कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेंट। और जो डेड हो गई वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। कोई दिक्कत है यहां किसी को? किसी को कोई कीड़ा नहीं? सही है, चलो यहां तक जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस कॉलोनी पे। इसको थोड़ा खिसका लेते हैं, यहां ले आते हैं, थोड़ा सा स्पेस है ना वहां पे। अब हम देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से आओ, उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करो। टेट्रासाइक्लिन में आपने रखा, यहां टेट्रासाइक्लिन का इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया है, चेक करो। क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया अंदर, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट हो जाने से दूसरा वाला जीन, दूसरा मार्कर इनएक्टिव हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब टेट्रासाइक्लिन एक्टिव है कि इनएक्टिव? लेकिन एम्पिसिलिन, अब हमने एम्पिसिलिन में तो रखा ही नहीं, हमने कहां रखा है? तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसको देखना है सिर्फ। बताओ, इस कॉलोनी में चेक करो जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका जो टेट्रासाइक्लिन वाला मार्कर है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव है, मतलब काम नहीं कर रहा है। मतलब काम नहीं कर रहा है, मतलब टेट्रासाइक्लिन में ये कॉलोनी मर जाएगी। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा ये बताओ, ये वाली, ये जिंदा रहेगी देख लो, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन। और ये बताओ, ये मर जाएगी। तो मैं लिखूं यहां पे कुछ बातें? नहीं, लेकिन इस मीडियम में तो नहीं, इस मीडियम में मरी है ना, इस मीडियम में भी मर गई, इस मीडियम में भी मर गई, तो और पुष्टि हो गई कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। बोलो सही है? क्या लिखें? ये क्या थी, जिंदा है? नहीं, मर गई। ये वाली मर गई थी, ये वाली मर गई, ये वाली जिंदा है, ये वाली मर गई। तो देखो अब क्या पता चला, नई बात क्या पता चली? देखो ये तो पहले ही पुष्टि हो गई थी कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो हमारा इंटरेस्ट थर्ड वाले में था ही नहीं, हमारा थर्ड वाले में इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि हमें तो पहले ही जानकारी दे गया ना वो कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और यहां पे और पुष्टि हो गई, क्यों भाई? एम्पिसिलिन में भी मरा, टेट्रासाइक्लिन में भी मर रहा है, मतलब ना तो इसमें ये वाला जीन पहुंचा ना ये वाला जीन पहुंचा, मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये कंफर्म हो गया। बोलो भाई। चलो अब आगे, जरा यहां पे कंफ्यूजन देखो सॉल्व हुआ है। जो मर गया, जो टेट्रासाइक्लिन में मर गया वो रिकॉम्बिनेंट था, और जो नहीं मरा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो अब इन दोनों पे ज्यादा फोकस करो, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करिए। क्या बोले? लिखेंगे लेकिन तीनों बातें। बताओ, जो मर गया, जो टेट्रासाइक्लिन में एलाइव है, पहले वो लिख लो। जो एलाइव है वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये देखो ये वाला एलाइव है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। मैं शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है, जगह नहीं है। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, जो मर गया, जो डेड हो गया, उसमें दो केस थे। जो डेड था, जो डेड हो गया, वो या तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था और या तो हाँ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था। तो रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था, या तो फिर था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, लेकिन हम थर्ड में उतना इंटरेस्ट, थर्ड में कंफर्म थे कि थर्ड हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन है? ये। मतलब हमें ध्यान केवल दो पे देना है, इस पे और इस पे। नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जिंदा है और रिकॉम्बिनेंट वाला मर गया। मर गया कि नहीं मर गया? अब आप बताओ कौन सा हमारे काम का था? टेट्रासाइक्लिन वाला, जो टेट्रासाइक्लिन में मर गया वो काम का था हमारे। बताओ बताओ, आपको किस में इंटरेस्ट है, जरा देखो। पहले केस में ना, लेकिन पहला वाला केस क्या हो गया? मर गया। मर गया कि नहीं मर गया? अब मर गया तो अब क्या क्या करें? एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, हमने बोला अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये लो, ये जहर पी लो। आपने जहर पी लिया, आप मर गए। सच्चाई हो तो गई, सच्चाई सामने तो आ गई, पर आप तो मर गए। फायदा क्या हुआ फिर? ऐसे ऐसे प्रूफ करने से क्या फायदा हुआ कि अब बोलते हो कि हाँ मतलब आपने मेरी बात मान ली, सच्चाई प्रूफ हो गई, लेकिन वो तो मर गया।
अब ये तो मर गया, अब किस काम का? अब हम इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और किसी काम का नहीं है? अरे ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं है। ये देखो मास्टर प्लेट रखी हुई है, मास्टर प्लेट रखी हुई है। अब बताओ हमें यही तो कॉलोनी चाहिए थी, 1 नंबर 2 नंबर की 3 नंबर। हम 1 नंबर को यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि मास्टर प्लेट इसीलिए बचा के रखी थी। अब हम 1 नंबर को निकाल लेंगे कल्चर मीडियम करा के, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 से 512, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से डबल 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 डबल, लाखों करोड़ों कॉलोनी बना ली और हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, बम्पर ऑफर हो गया। समझ में आई बात? अब आप देख लो, इसलिए मास्टर प्लेट रखी थी, पता भी कर लिया और हमारा काम भी हो गया। बताओ, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन मरा कौन पता कैसे चला आपको मार्कर के बारे में? ऐसे ही पता चला ना। सुन लो, अब फाइनल डिसीजन सुनो, फाइनल डिसीजन। जो जो एक माध्यम में जिंदा है दूसरे माध्यम में मरा, वही काम का है। देख लो देख लो, एक माध्यम में जिंदा है दूसरे में मरा, वो काम का है। देखो, जो दोनों माध्यम में जिंदा है और जो दोनों माध्यम में मर गया, वो भी काम का नहीं है। अब समझ में आई? फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? नेक्स्ट पेज पे लिख ले, पहले नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं फाइनल कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। फाइन, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, फाइनल कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। और यहां रिजल्ट, या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन में रख रहे हैं, या टेट्रासाइक्लिन में रख रहे हैं, या कंक्लूजन या रिजल्ट निकालेंगे। 3 केस हमें देखने हैं। बताओ कि पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहले केस में एम्पिसिलिन में बताओ मरा था कि नहीं मरा था? एम्पिसिलिन में मरा था कि जिंदा था? बोलो भाई। पहला केस देखो, पहला केस देख के बताओ। जिंदा था और इसमें मरा था। लिख दें, यदि एक माध्यम में जिंदा है अलाइव और दूसरे में डेड है, तो हमें क्या जानकारी दे गया कि ये है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की जानकारी दे गया। अब जरा दूसरा केस देखो, अगर दोनों माध्यम में जिंदा है, क्या जानकारी दे गया? अलाइव अलाइव, दोनों माध्यम में जिंदा है, तो हमें क्या जानकारी दे गया कि एनआरटी है। एनआरटी मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। और अगर दोनों माध्यम में डेड हो गया, देखो इसमें भी डेड हुआ उसमें भी डेड हुआ, तो हमें क्या जानकारी दे गया कि ये एंटी 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 मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब बताओ, हमें ये नहीं मांगता, हमको ये नहीं मांगता, तो क्या मांगता? हमको ये मांगता। सही है ना? क्लियर है कि नहीं है? मास्टर प्लेट से कौन से नंबर की कॉलोनी उठाएंगे? यहां लिख देते हैं। अब हम मास्टर प्लेट से फर्स्ट कॉलोनी पिकअप करके, फर्स्ट कॉलोनी पिकअप करके, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था, लेकिन देखो हमने कितना आसान बना लिया, करके इसे कल्चर मीडियम में ग्रो करा के, कल्चर मीडियम में ग्रो करा के, कल्चर मीडियम में ग्रो करा के, ठीक है ना, मनचाहा प्रोडक्ट या डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब जीन डिजायर्ड है तो प्रोडक्ट भी मिलेगा। डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, ये पर्ची बना के रखने की बात तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब एक बार फिर से बता रहा हूं, आपने क्या करा, आपने मनचाहा डीएनए यहां डाल दिया है। इससे क्या आपने कहां डाला है? टेट्रासाइक्लिन में कि एम्पिसिलिन में? हाँ, तो इससे इस घटना का नाम क्या है? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। कौन सी चीज डालने से कौन सी चीज इनएक्टिव हो गई? इंटरेस्टेड जीन डालने से जिस मार्कर को आपने काटा है वो इनएक्टिव हो गया। कौन से मार्कर को आपने काटा है तो वो इनएक्टिव हो गया। इस घटना का नाम कई बार पूछा गया है, नाम बताइए। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन।
मतलब इसमें इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया। किसका इनएक्टिवेशन हुआ? एम्पिसिलिन की टेट्रासाइक्लिन। इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या जीन आया? आया ही नहीं, इसमें तो आया ही नहीं कोई भी चीज। अब हमको पता कैसे करना है? ऐसे पता करना है, पहले मीडियम में क्या लेना है? एम्पिसिलिन। दूसरे मीडियम में क्या लेना है? क्योंकि दो मार्कर इसीलिए तो लिया था कि हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कौन एनआरटी है, कौन आरटी है और कौन एनटी है, ये जानकारी मिल जाए। अच्छा, एम्पिसिलिन में रखने पर दो जो जिंदा रहेंगे वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट। और जो मर गया वो क्या जानकारी दे रहा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहाँ है, यहाँ आने पर जब हमने देखा कि जो दोनों माध्यम में मर रहा है वो कौन था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जो दोनों माध्यम में जिंदा है वो कौन है? रिकॉम्बिनेंट। और जो दोनों माध्यम में से एक में जिंदा है दूसरे में मर गया वो। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? मेरी बात ध्यान से सुनना और देख के बताना। देख के बताइए आप, ऐसा नहीं बिना देखे बताइए। दोनों में जो मर गया वो कौन है? वो है एंटी। हाँ वही, आप सही बता रहे हो। वो एंटी 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 का मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, जो दोनों में जिंदा है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जो एक में मरा दूसरे में जिंदा है वो था आरटी। बोलो सही है? ऐसे ही तो जानकारी मिल गई ना आपको। एक बार फिर से देख लो, ये चार्ट और टेबल बनाया हुआ है। बताइए, जो दोनों में जिंदा है वो एनआरटी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसमें हमें बिल्कुल इच्छा नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, फिर जो दोनों में मर गया वो एंटी। जो दोनों में जिंदा है वो नहीं चाहिए अपने को। जो दोनों में मर गया वो भी नहीं चाहिए अपने को। जो एक में जिंदा है एक में मर गया, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो चुका है और इसीलिए एक में मर रहा है दूसरे में नहीं मर रहा है। ये जानकारी दे रहा है चीख चीख के कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सही जगह पहुंच गया है। और इसी से हम पता कर लेंगे। एक बार फिर बताओ, जो दोनों में मर जाए क्या वो हमें चाहिए? उसका नाम बताओ जो दोनों में मर रहा है। एंटी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों में मर रहा है। अच्छा, जो दोनों में जिंदा है वो एनआरटी। बोलो, वो भी नहीं चाहिए अपने को। अच्छा, जो एक में जिंदा है दूसरे में मर रहा है, यही चाहिए अपने को। अच्छा, ये तो मर गया, ये तो मर गया, अब हम क्या करें? ये तो मर गया, मतलब ये तो वही बात हो गई। हमने आपसे बोला कि अगर आप सच बोल रहे हो तो ठीक है, कूद जाओ इस छत से। आप कूद गए, आप तो चले गए ऊपर, और मुझे सच्चाई पता चली तो फायदा क्या हुआ? इसीलिए हमने पहले ही मास्टर प्लेट तैयार कर ली थी। हमने पहले ही मास्टर प्लेट तैयार कर ली थी। हमको कौन सा चाहिए? एक दो तीन में से कौन सा चाहिए? कॉलोनी 1 चाहिए ना? देखो, रेप्लिका था, सेम सेम पोजीशन पे था, तो हम कॉलोनी 1 को यहां से निकाल के कल्चर मीडियम में ग्रो करा के हजारों लाखों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया बना लेंगे। और उस बैक्टीरिया में अगर मान लो कि ये इंसुलिन का जीन है, अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन का है, अगर एक बैक्टीरिया 1 मिलीग्राम भी बना रहा है तो समझो 1 करोड़ बैक्टीरिया 1 करोड़ मिलीग्राम यानी कई लीटर बना देगा। बोलो सही है कि नहीं? और कई लीटर से भारत के कई करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। बोले क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज थी, लेकिन आपको बहुत जल्दी से समझ में आ गई क्योंकि हमने बिल्कुल अलग तरीके से बताया। नोट डाउन। जो दोनों में मरे वो अपने को नहीं चाहिए, जो दोनों में जिंदा वो भी अपने को, जो एक में जिंदा है दूसरे में मर गया वो अपने को चाहिए। लेकिन कहां से लेंगे? मास्टर प्लेट से। ये कौन सा वाला कर रहे थे? किसका मार्कर चेक कर रहे थे? PBR 322 का। ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा, इसलिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अच्छा देखो, आपको ही थोड़ा सा समझने में कुछ टाइम लगा, माना कि समझ आ गया, लेकिन कुछ टाइम आपको लगा कौन मरा कौन नहीं मरा, दोनों में कौन मरा, एक में कौन मरा, फलाने में कौन मरा, धमाके में कौन मरा, है ना? लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए हम नए मार्कर की तलाश की। नए मार्कर का नाम आप बताओगे? PUC 8, यूनिवर्सिटी ऑफ
कैलिफोर्निया में बनाया गया। इसी चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर पता है दोनों में कौन मर रहा है, एक में कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है, कौन ये उसकी कसम उसकी कसम, छोड़ो, इतना झंझट करना ही नहीं अपने को इतना झंझट नहीं चाहिए। इस प्रोसेस में साइंटिस्ट का बहुत समय जाया होता था, और सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन क्रिएट कर जाता था, कंफ्यूजन क्रिएट करता था। इसलिए साइंटिस्ट ने चाहा कि हमें ये साइमल्टेनियस प्लेटिंग ना करनी पड़े, मतलब दोनों पे एक साथ प्लेटिंग ना करनी पड़े, पहले इधर देखो, फिर 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 उधर देखो, कितनी बार देखें यार। तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता था। और फिर मास्टर प्लेट तैयार करो, सबसे बड़ी बात है, तीन तीन रेप्लिका बनाओ, इतना झंझट नहीं चाहिए लाइफ में, लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा भैया हमको ये नहीं मांगता। तो पूछा गया तुमको क्या मांगता, तो बोला जूली जूली, एक सॉन्ग है ना जूली जूली, तो इसने बोला पीयूसी पीयूसी। ये लोग बना लें। देखो जो दोनों में मरे वो नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि वो क्या था, जो दोनों में मर रहा है वो नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो दोनों में जिंदा है वो भी नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या था, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। जो एक में जिंदा है दूसरे में मर गया वो चाहिए अपने को। इससे इस बात की जानकारी होती है कि इसका टेट्रा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस तो अभी एक्टिव है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इनएक्टिव हो गया, मतलब उसका हो गया इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। समझ में आई बात। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है सही जगह। हो गया, बढ़े आगे।
ये कौन सा मार्कर पढ़ रहे थे, बार बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, PBR 322 वाला। और अभी हम आपको दूसरा मार्कर बताने जा रहे हैं, PUC। जो हमने ऑब्जर्व किया वो टेबल बना दी है। जो एक में मर रहा है दूसरे में नहीं मर रहा, वो इस बात की जानकारी दे रहा है कि वो RT है। जो दोनों में जिंदा है वो NRT है। जो दोनों में मर रहा है वो NT है। और अपने को ये चाहिए, इसका जिंदा रहना इसमें और इसका मरना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया है, इनका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। और इनमें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, मतलब ना तो मार्कर आया है वो, ना तो आपका प्लाज्मिड आया, ना जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, तभी तो दोनों में मर रहा है। और मरने के बाद हम उसे मास्टर प्लेट से रिकवर कर लेंगे, कल्चर मीडियम में डाल करके मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब समझ में आया कि मार्कर का प्रयोग कैसे किया जाता है। मार्कर का प्रयोग ऐसे किया जाता है जैसे आज हम लोग ने करा उसको। दो दो मार्कर लेने से क्या फायदा था, एक मार्कर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और दूसरा मार्कर आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ में आई बात? अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम प्रोसेस थी, कंबर सम प्रोसेस एनसीईआरटी ने लिखा है, कंबर सम प्रोसेस है, बहुत जटिल है, बहुत भारी भरकम है, बहुत बोझिल प्रोसेस है। बोझिल मतलब बोझा, बोझ जैसी लगती है। कंबर सम की हिंदी बता रहा हूं। कंबर सम का मतलब होता है बोझिल, काफी भारी भरकम, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसलिए साइंटिस्ट अब इसे प्रयोग नहीं करना चाहते और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि हमें कोई शॉर्ट ट्रिक दी जाए जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है चीजें बहुत क्लैरिफाई होती जा रही हैं। अब हमने एक नया खोजा और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में खोजा था। वो दो साइंटिस्ट नहीं, अनेक साइंटिस्ट ने मिलकर खोजा। इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि अब साइंटिस्ट का नाम नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, वरना तो पता लगा ऐसे नाम हो जाए। मैंने खोजा तो पी के आगे ए आ गया, इन्होंने भी खोजा PAA आ गया, ठीक है ना। फिर इन्होंने खोजा तो मान लो डी आ गया, इन्होंने खोजा ई आ गया, अब पता लगा PBR 322 की जगह हो गया PAADBCZAYKS। इतना लंबा हो जाएगा, ब्रेन से निकल गया। इसीलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया अब हम साइंटिस्ट का नाम नहीं देंगे, अब इतने लोगों ने खोजा है तो हम एक काम करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। तो PUC, PUC, यूसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और ये भी इनफैक्ट PBR बोलीवार और रॉड्रिगेज ने भी उसी यूनिवर्सिटी में बनाया था। लेकिन तब दो नाम थे तो दे दिया गया उनके ऑनर में, पर अब डिसाइड हो गया कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाएंगे, यूसी यूसी नाम देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं PUC कैसे वर्क करेगा, PUC क्यों बेहतर है इससे। पहले तो इसकी दिक्कत बता दें, इसकी दिक्कत क्या थी, ये भारी भरकम और बोझिल प्रोसेस थी। दिस मेथड इज
कम्बरसम यानी दिस मेथड इज कम्बरसम प्रोसेस। ये कम्बरसम प्रोसेस है, भारी भरकम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन तो बिल्कुल नहीं छोड़ी जा सकती है। तो दिस मेथड इज कम्बरसम प्रोसेस, और इसका रीजन बता दे क्यों। क्योंकि इसमें एक साथ, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग, इसमें एंटीबायोटिक की साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ती है। इसमें एंटीबायोटिक्स मीडियम की साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ती है। देखो ना, दोनों प्लेट एक साथ बनाई जा रही, बल्कि 3 प्लेटें बनाएगी साइमल्टेनियसली। प्लेटिंग करके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता था, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता था। इसलिए पीयूसी 8 बनाया गया। याद करो इसमें हमने कौन सा जीन ले लिया, लैक जेड। चलो अब देखते हैं वो कैसे बेहतर है। पीयूसी 8 क्यों बेटर है, हमने आपको बताया था। इसको तो हमने नहीं छेड़ा, इसको वही रहने दिया। क्या था ये, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इसकी जगह हमने एक नया मार्कर डाल दिया, लैक जेड। लैक जेड नया मार्कर डाला है ना, रुकना। इसका कलर कुछ बदला था कि सेम लिया था? क्या क्या था जरा देखो, देखो आप, पीडीएफ आया होगा ना, पीडीएफ। लाइट ब्लू ही लिया था, हाँ, या कुछ और? मुझे लग रहा था पिंक। पहचान तो अब भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, ब्लू वाला ही लिया है, यही लिया है। चलो ये चेंज भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, हम इस कलर का ले लेते हैं, ठीक है। चेंज इसलिए कर दिया ना, पता रहे कि अब नया मार्कर यूज कर रहे हैं। ये है पीयूसी 8, पीयूसी 8। ये वाले मार्कर का नाम लिख देते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इसका नाम लिख देते हैं लैक जेड, लैक जेड। और ये जीन किसी एंजाइम को कोड करता है, कोड्स, कोड्स। ये वाला लैक जेड जीन किसको कोड करता है, कोड्स ए एंजाइम, एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखना ये कितना आसान है, बस कलर देख के बता देंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर सकता है। क्रोमोजेनिक कलर सबस्ट्रेट, क्रोमो मतलब कलर, जेनिक का मतलब जेनरेट करना, कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट है। एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट पे काम करता है, तो एंजाइम है तो सबस्ट्रेट दिखाओ। तो यहां सबस्ट्रेट कौन सा ले रहे हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर देगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर देता है, जिससे हम पता लगा लेंगे कौन सा ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब देखना, ध्यान देना, यूज करने जा रहे हैं। अभी तो हमने पीयूसी बनाया है, पीयूसी कल भी बनाया था, हम लोगों ने बनाया था ना पीयूसी 8। ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर देगा। कलर के आधार पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट। अब देखो, अब मारने मुराने वाला चक्कर खत्म हो गया है ना। मर रहा था फिर पता चल रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं है।
अब अहिंसावादी बन गए हैं। ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर देगा, कलर के आधार पर पता कर लेंगे कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखते हैं कैसे। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां लाएंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां लगाएंगे, यहां इसको कैंची से काट देंगे, मान लिया किसी भी आरी की मदद से काट दिया, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो जैसा कि पहले बता रहे थे। इसका नाम लिख देते हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी बारी, आपकी बारी बताओ किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन होगा? लैग जेड का, लैग जेड का होगा ना, बिल्कुल सही जवाब। कौन पेटीएम कर रहा है भाई? मैसेज आ रहा है कि जा रहा है? मतलब माल आ रहा है। इस मैसेज को सुन के खुशी भी होती, गम भी होता है। खुशी तब होती जब माल आ रहा होता है, गम तब होती जब माल जा रहा होता है। वही माल जिसके पीछे दुनिया पागल है, माला माल। खुशी कहीं होगी। और ये बड़ा सुविधाजनक और सरल मेथड है। कैसे? देखिएगा, एक बार में पता चल जाएगा, यूं चुटकी में पता चल जाएगा। बढ़े आगे। जो दिक्कतें उसमें आ रही थी वो दिक्कतें इसमें नहीं आएंगी। इसमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ रही थी दोनों मीडियम में, इसमें नहीं करनी पड़ेगी। वो भारी भरकम थी, ये बड़ी शॉर्टकट वाली प्रोसेस है। कैसे? सिर्फ कलर देख के बता देंगे कौन सी कॉलोनी काम की है कौन सी बिना काम की। बढ़े आगे। अब इसका क्या करें? काट के ट्रांसफॉर्म कर दो। अब मान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। अब आप समझ गए होगे, एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूं, काट के और अंदर डालने वाला स्टेप डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं। अब तो इतना समझ ही गए ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, पहले हम इसको काट के यहाँ पे खाली स्थान दिखाएं फिर इसको डालें। बेटर ये है कि पहले हम आरडीएनए बना दें। सही है कि नहीं है? आरडीएनए बना दिया हमने, पहले बना दें आरडीएनए, वरना आप कंफ्यूज हो गए। ये लो, थोड़ा छोटा बना रहे हैं। देखो हो गया, आरडीएनए बन गया, लैग जेड इनएक्टिव हो गया। क्या लिख देता हूं, यहां हो गया, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और ये हो गया इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया?
इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैगजेड। अब देख लो, समझ में आ गया? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैगजेड जीन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब ये एंजाइम नहीं बना पाएगा क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया है। पहले एंजाइम बना रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अब ये नहीं बना पाएगा। अब इसी तरह 3 कल्चर मीडियम में ग्रो करा दो। चलो करा देते हैं। ये केस 1 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फिर से लिखते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वैसे ही 3 पॉसिबिलिटी में इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था आरटी, इसका नाम था एनआरटी, इसका नाम था एनटी। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब इसको अंदर ले लेते हैं। क्या सही बना है? कोई गलती तो नहीं की मैंने? नहीं। ठीक है, अब जरा सोचो। अब इसके लिए 2 ही प्लेट बनाओ, मास्टर प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है। 2 ही रेप्लिका बनाओ इसके, 2 ही रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका 1, रेप्लिका, और एक रेप्लिका ये बना लो। 2 रेप्लिका आपने बना लिया। मास्टर प्लेट बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? झंझट कम हो गया ना। 2 है और 2 ही रेप्लिका में तुरंत आंसर आ जाएगा। आप देखो कैसे। ये रहा कॉलोनी 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, बल्कि एक ही बनाओ, एक ही से काम चल जाएगा। देखो क्यों 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 एक ही से काम चल जाएगा। पहले रखो इसको एम्पीसिलिन मीडियम में, काम कम हो गया ना। एम्पीसिलिन में रखो। क्यों? क्योंकि आपने ये मार्कर लिया तो है एम्पीसिलिन, और ये लैगजेड था। बोलो भाई, तो बताओ एम्पीसिलिन में रखते ही देख के बताओ कौन मरेगा? पूरा नाम लेके बताओ। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगा। जो मर गया वो तो पहले ही काम का नहीं था, मर जाने दो। ये मर गया। अब जो बचा वो कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहां पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी डाल दो। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दो। वो सबस्ट्रेट बोला था ना, जो सबस्ट्रेट था नाम क्या था? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। कलर प्रोड्यूस करने वाला क्या डाल दिया? सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दो। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दिया आपने। अब देखो ये तो मर चुका था, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या था? ये था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ये देखो, जरा ध्यान देना, ध्यान दो, ध्यान दो। अब आया कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट ये आया है, ध्यान दीजिए। जरा यहां ध्यान दीजिए। पहले अगर ये कॉलोनी भी है, हम 1 नंबर वाली कॉलोनी को पहले सोच ले। अगर ये कॉलोनी होती तो इसमें लैगजेड का इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। देखो, अगर इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया तो हमारे माइंड में यही है कि इंसर्जनल इनएक्टिवेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारा जीन जाके सही जगह जुड़ गया है। अगर ये लैगजेड का इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया तो ये क्या करेगा? ये एंजाइम नहीं बना पाएगा। कौन सा एंजाइम बनाता था जरा चेक करो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पाएगा। इफ देयर इज नो एंजाइम, अगर एंजाइम बना ही नहीं पाएगा तो क्या सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा? और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करे नहीं करेगा तो क्या कोई कलर देगा?
नहीं देगा। इसका कलर पता है कैसा आएगा? इसका कलर आएगा, अगर कहीं कोई कलर ना हो तो व्हाइट माना जाए। व्हाइट कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, रंगहीन। व्हाइट इज नो कलर। तो ये व्हाइट कॉलोनी नजर आने लगी। देखो अब जरा समझो, अगर ये वाली कॉलोनी होती तो इसमें इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, मतलब लैग जेड सुरक्षित है, मतलब लैग जेड अपना एंजाइम बनाएगा, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और कलर देगा। और कलर आएगा ऐसा, कलर आएगा ऐसा, ब्लू। देख लो, मारने मुराने वाला चक्कर भी खत्म हो गया। हमें देखो, हमने एम्पिसिलिन में इसको उड़ा दिया जो हमें चाहिए नहीं था, और और ये दोनों बच गए, और जो बचे भी थे उनको भी चेक नहीं करना पड़ा। तो जो नीली कॉलोनी दिख रही है वो है एनआरटी, और जो व्हाइट कॉलोनी दिख रही है आरटी। समझ गए? आ गई बात? समझ गई? देखो कितना काम आसान हो गया। इसलिए पता है इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग, व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। व्हाइट कॉलोनी कौन सी है? काम वाली, आरटी। दिस इज, नाम लिख दो यहीं पे। इसका नाम बताओ, इसका नाम, इसका नाम क्या था? रुक जाओ रुक जाओ, जगह बना ले, जगह, जुगाड़ बना ले, जुगाड़। जुगाड़ नहीं है ना, जुगाड़ बना ले। नहीं नहीं, रुको रुको, जुगाड़ है, इसको साइड में ले लेते ना। अब बन गया जुगाड़। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इधर लिख दें, को क्या दिक्कत है? अब आते हैं, फाइनल डिसीजन लिखने जा रहे हैं। ये कौन सी है? ये है आर टी। ये कौन सी है? एन आर टी। ये कौन सी थी? ये थी एन टी। देखो जो मर गई वो एंटी थी, वो हमें चाहिए ही नहीं थी। जो जिंदा है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और उसमें भी जो व्हाइट कलर दे रही है वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो ब्लू कलर दे रही है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म है। इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। इसको और क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग कौन सी काम की है हमारी? समझ में आई बात? व्हाइट वाली हमारी काम की है। नॉन ट्रांसफर, देखो कितना आसान हो गया। तीन तीन प्लेटें बनाने के चक्कर में एक प्लेट बनानी पड़ रही है। दूसरी बात, मारना मुराना, अहिंसावादी हो गए हम लोग। मारना मुराना बंद कर दिया हम लोगों ने। हम लोग ने कहा सीधे कलर बताओ और जाओ भागो। जिसका कलर व्हाइट था वो हमने चूज कर लिया, और जिसका ब्लू था उसको छोड़ दिया, और जो मर गया वो वैसे ही नहीं चाहिए था। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कितना आसान हो गया काम। नाउ white colonies, white colony is cultured, white colony is cultured to obtain desired, to obtain desired product। बोलो सही है? देखो जो नहीं चाहिए था वो मर भी गया। एक मार्कर ने, देखो एक मार्कर ने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बताया, और दूसरे मार्कर ने कलर से बता दिया। देखो कलर से, मास्टर प्लेट नहीं बनाना, दो दो प्लेटें एक्स्ट्रा नहीं बनानी, मास्टर प्लेट नहीं बनाना, दो दो प्लेटें नहीं बनानी।
समझ आ गई ना बात, कितना आसान हो गया काम। देखिए थोड़ा समय लगा लेकिन सॉलिड हो गया चीज, है ना। अगर यही चीज एनसीईआरटी में ना बहुत शॉर्ट में लिखती है, कुछ सब ऊपर से निकल जाता है। तो व्हाइट कॉलोनी हमें जानकारी दे गई कि वो हमारे काम की थी। अब आप बताइए काम कितना आसान हो गया, है ना। तो इसीलिए वो बहुत कम्बरसम प्रोसेस थी और ये हो गई बहुत शॉर्टकट प्रोसेस। हो गया फिनिश, बढ़े आगे। ये सीधे जानकारी दे गया कि जो एम्पिसिलिन में मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो जिंदा है वो ट्रांसफॉर्मेंट। और कलर ये जानकारी दे गया कौन काम का है कौन नहीं काम का है। व्हाइट वाला कैसा है, व्हाइट वाला कैसा है, हाँ, और ब्लू वाला कैसा है, व्हाइट वाला काम का है। नेताजी काम के हैं, है ना, सफेद पोस्ट वाले नेताजी काम के हैं।
इस तरीके से काम आसान हो गया और हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। हाँ, लेकिन उसमें क्या था, बहुत ज्यादा भारी भरकम, बोझिल, कंफ्यूजिंग क्रिएट करता था। इसमें देखो आपको कितना समय लगा, बताते ही क्लियर हो गया। अब आते हैं क्लोनिंग साइट्स पर। याद करो मार्कर कब पढ़ रहे थे हमने, 3 टॉपिक अभी पढ़े थे। क्लोनिंग वेक्टर कल स्टार्ट किया था, आज खत्म हो रहा है। कल स्टार्ट किया था, आज खत्म हो रहा है। क्लोनिंग वेक्टर की कितनी प्रॉपर्टी थी, 3। पहला ओराई, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, फिर आज हमने पढ़ा सिलेक्टेबल मार्कर का प्रयोग कैसे करते हैं, उससे कैसे छटाई करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। फिर हम आज बताने जा रहे हैं तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या थी, क्लोनिंग साइट्स। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, क्या था, 1 2 3 KBC। चेक कर लो एक बार आप। ओरी में देखो कौन सी पड़ी हुई है, ओरी में 1। हाँ, तो ये थर्ड हुआ। थर्ड हुआ क्लोनिंग साइट्स। अच्छा, क्लोनिंग साइट क्या होती है, पहले तो यही जानकारी ले लो। क्लोनिंग साइट वो होती है जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाया जाता है। जहां आगे और पीछे वाले नाम समान हो, उन साइटों को पैलिंड्रोमिक कहते थे। ये वही साइट है, मलयालम, नितिन, मैडम, जहाज, डालडा, अमन, नमन, बीबी, है ना, बाबा, तो क्लोनिंग, मामा, पापा, क्लोनिंग साइट। देखो, क्लोनिंग साइट वो प्लेस है, वो प्लेस होते हैं जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक या रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाए। दोनों एक ही बात है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाते हैं। जहां पैलिंड्रोमिक और रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाए जाते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं, ऐसा प्लेस जहां कैची चला सकते हैं। नहीं, अगर पैलिंड्रोमिक है तो कैची चलेगी, पैलिंड्रोमिक नहीं है तो कैची नहीं चलेगी। ये वो प्लेस है, ये वो प्लेस होते हैं, ये वो प्लेस होते हैं जहां आरी अपना काम कर सकता है। ऐसी फ्यू साइट्स प्रिफर की जाती हैं, ऐसी फ्यू साइट्स ली जा सकती हैं, ली जा सकती हैं, ऐसी फ्यू साइट ली जा सकती है। परंतु परंतु वन क्लोनिंग साइट को ही प्रिफर किया जाता है, वन क्लोनिंग साइट को ही प्रिफर किया जाता है। बताओ हम कितनी जगह से डीएनए को काट रहे थे, एक ही जगह से ना। ऐसी फ्यू साइट्स ली जा सकती है, बताओ 4 ली गई थी, पर प्रिफर किसको किया था, एक को। ऐसी फ्यू साइट ली जा सकती है, परंतु वन क्लोनिंग साइट को जीन क्लोनिंग के लिए प्रिफर करते हैं, जीन क्लोनिंग के लिए। प्रिफर करते हैं क्योंकि क्योंकि अगर आपने 4 की चारों जगह कैची काट चला दी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और जीन क्लोनिंग की प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। वो दो 4 जगह से कैची काट दी, पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा बताओ, आपने बाम H1 भी चला दिया, साल 1 भी चला दिया, PST1 भी चला दिया, PBV1 भी चला दिया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा बिखर जाएगा।
बिखर जाएगा। इसीलिए बोला गया है, अगर क्योंकि क्योंकि ज्यादा क्लोनिंग साइट लेने पर, क्योंकि ज्यादा क्लोनिंग साइट लेने पर हमारे प्लाज्मिड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमारे प्लाज्मिड के मल्टीपल पीस बन जाएंगे, मल्टीपल पीस बन जाएंगे और जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। और जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाती है, हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो। बताओ पीबीआर 322 में कितनी क्लोनिंग साइट थी? 8 क्लोनिंग साइट्स थी, जिसमें से 4 इन सेलेक्टेबल मार्कर, यानी यही यूजेबल साइट्स थी, यूजेबल साइट्स यही थी, और 4 आउटसाइड द एसएम। बताओ आउटसाइड द सिलेक्टेबल मार्कर, और ये नॉन यूजेबल, ये हम यूज नहीं करते थे। याद आया? याद आया कि नहीं आया? बाम H1, साल 1, PST1, PV1 ये यूजेबल थी, जबकि इको R1, कला 1, हिंड 3rd, PVU 2nd ये सब नॉन यूजेबल थी। PUC 8 में पूछा ही नहीं जाएगा, इसलिए तो हमने बताया ही नहीं है। पूछा जाता तो कभी तो बताते भी, जो चीज नहीं आएगी वो नहीं आएगी। इनफैक्ट एनसीईआरटी में तो PUC 8 का नाम तक नहीं है। PUC 8 बताना जरूरी था, क्योंकि वो है, नाम नहीं लिखा है बस। क्लोनिंग साइट वो प्लेस होते हैं जहां कैंची चलाई जा सके, और कैंची वहीं चलती है जहां आगे पीछे नाम सेम हो, उनको बोलते थे पैलिंड्रोम्स। और उन्हीं को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्योंकि यहीं से कैंची पहचानता है, पहचानने वाले सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या क्लोनिंग साइट एक ही चीज होती है। जैसे मलयालम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब पता है ये चैप्टर का सब कुछ पार कर गए हम लोग, अब चैप्टर का सब कुछ पार कर गए, 8 क्वेश्चन पक्के। अब 2 क्वेश्चन जो है वो आगे से आते हैं, 2 क्वेश्चन आगे से आएंगे जो अब पढ़ेंगे 1-2 दिन में। और फिर इससे भी ज्यादा इसके बाद वेटेज है तो अगले चैप्टर का एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी आते हैं, इंसुलिन आता है और भी बहुत सारे आते हैं।
हो गई ये बात क्लियर? देखो हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ रहे थे, सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में पढ़ रहे थे। क्या लिखा है? इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स ए सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब ओरी के अतिरिक्त और क्या चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर पहचानने में मदद करता है और एलिमिनेट करता है। किसको एलिमिनेट करता था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और सेलेक्टिवली परमिट कराता था। किसकी ग्रोथ को परमिट कराता था? ट्रांसफॉर्मेंट की। मतलब सिलेक्टेबल मार्कर की वजह से ही तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर रहा था और ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा था। याद करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो पीस ऑफ डीएनए आप डाल रहे हो वो अंदर चला गया, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर चला गया। कह रहा है इसका आगे का कैसे पता चलेगा? ये सब सीक्वेंस सेक्शन में जो मैंने पढ़ा दिया आप वो पढ़ोगे। नॉर्मली जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, बताइए रेजिस्टेंस सिलेक्टेबल मार्कर किस रूप में लिया जाता था? या तो एंटीबायोटिक और या तो लैगजेड, दो मार्कर थे, या तो एंटीबायोटिक या तो लैगजेड। तो ये कह रहा है एंटीबायोटिक वाला। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन थे? एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, कैना टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एक्सेट्रा, ठीक है। और कह रहा है ये यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स ई कोली में हमने लिए, और नॉर्मल ई कोली में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। नॉर्मल ई कोली में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस था तो ये बात बताओ, अगर नॉर्मल ई कोली में रेजिस्टेंस था तो मेरी बात यहां से ध्यान से समझना, तो ये मरा क्यों? अगर रेजिस्टेंस होता तो क्या मरता? फिर अगर रेजिस्टेंस होता तो ये वाला क्या मरता? ये वाला, क्या ये वाला मरता? समझ गए ना? एनसीईआरटी अपनी बात बहुत शालीनता से कहती है, आप पकड़ पाओ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लोनिंग साइट कह रहा है अब आपको जोड़ना पड़ेगा क्या? एलएन डीएनए। तो वेक्टर में क्या होना चाहिए? वेरी फ्यू साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट चार होती है, पर हम प्रिफर कितने को करते हैं? सिंगल को, सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंस को प्रिफर करते हैं, ठीक है। और वहीं पे आरई काम करता है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। कहता है एक से ज्यादा होगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सेवरल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी क्या? जीन क्लोनिंग अभी पढ़ा है जस्ट अभी, है ना। और कहा गया है ligation of LNDNA carried out by the restriction site present one of the two antibiotic resistance gene। बोल रहे हैं आपके पास दो जीन थे तो किसी एक पे ही तो डीएनए को जोड़ोगे। ये बात तो हमने पूरी बताई नहीं, दिखाई भी, समझाई भी, पढ़ाई भी, सब कुछ आज के पूरे लेक्चर में यही तो किया कि दो में से एक ही जगह जोड़ना है आपको। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल देखो हमने आज आपको समझाया था। इस एग्जाम्पल में कह रहा है मान लो आप बाम H1 पे काट रहे हो, बाम H1 को काट रहे हो। बाम H1 से जब आप काटोगे तो कौन कटेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगा। ये मैं बता दे रहा हूं, अभी से आगे लिखा है, मैंने बताया इनएक्टिव हो गया। किसमें पाया जाता था? PBR322 में। लिखा है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या हो गया? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया? हमारे जीन के आने की वजह से टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया। बोलो। कह रहा है लेकिन अभी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है। कैसे? पहले ट्रांसफॉर्मेंट को, अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो टेट्रासाइक्लिन पे रखने पर क्या होगा? कह रहा है टेट्रासाइक्लिन रखने पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा रहेगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा था, याद करो। केस 2 देखो, केस 2 चेक करिए, पीबीआर वाला सही है ना? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जो था वो जिंदा था टेट्रासाइक्लिन में, लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला टेट्रासाइक्लिन में मर गया था। वही तो वो बोल रहा है, कह रहा है देखो रिकॉम्बिनेंट वाला मर जाएगा, क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लूज हो गया। बोलो। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा टेट्रासाइक्लिन में, ग्रो करेगा। समझ में आई बात?
फिर कह रहा है ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन, कह रहा है अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसिलिन पे ग्रो कराते हैं, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराएंगे, और फिर अगर उसको हम टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराएंगे, तो क्या देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है एम्पिसिलिन में क्या हुआ था, जिंदा था, और फिर हम उसे कहां पे ग्रो करा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन में, तो क्या क्या होगा, देखो अगर जिंदा रहा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और अगर मर गया तो रिकॉम्बिनेंट होगा। वही बात आ गई कि नहीं आ गई? कह रहा है देखो आगे की बात सुनो, यही बात कह रहा है, रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में, लेकिन लेकिन वो नहीं ग्रो करेगा कहां पे, टेट्रासाइक्लिन में। कह दी ना आपने बात उसने। अब देखो इतने इतने से आप नहीं समझ पाते, इतने से नहीं समझ पाते जितना आज मैंने वर्क किया उस पर, जितने मैंने वर्क करके आपको समझाया उतने इतने से आपको वो चीज समझ में नहीं आती, पढ़ के बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है। समझ रहे हो? बात वही कह रहा जो मैंने समझाई थी, लेकिन हमने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, इतने सालों का पूरा अपना खोज, इतनी मेहनत उसमें डाली, एफर्ट झोंका उसमें, तब आपको समझ में आया। समझ में आई बात? फिर लिखा हुआ है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट अगर होगा तो दोनों माध्यम में ग्रो करेगा। ये देखो बोथ एंटीबायोटिक में ग्रो करेगा, दोनों में ग्रो करेगा। अब यही नहीं समझ में आता किसमें ग्रो कर रहा है, किसमें नहीं, किसमें कर रहा है, किसमें नहीं। वही बात बताई जो मेरे नोट्स में है, लेकिन मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिक बताया कैसे ग्रो करेगा, कैसे नहीं, रेप्लिका क्या होता है, फलाना क्या होता है, धमाका क्या होता है, सब बताया आपको। इन दिस केस एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपको ये बता रहा है क्या कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, और दूसरा आपको ये जानकारी दे रहा है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये बात हमने बताई थी ना। देखो लिखा है अगली बात ये लिखा है, अगली बात ये लिखा है कि अगली जानकारी आपको मिलेगी इनएक्टिवेशन से, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन से मिलेगी। अगर डीएनए एलियन डीएनए जुड़ गया है तो आप रिकॉम्बिनेंट को अलग कर पाओगे। लिखा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कम्बरसम प्रोसेस, मतलब काफी बोझिल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको एक साथ प्लेटिंग करनी पड़ती थी, दो दो प्लेटें पे रखना पड़ता था, एक पे एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन वाला और एक पे एम्पिसिलिन वाला, आपको दो दो प्लेटों को एक साथ चेक करना पड़ता था, साथ में मास्टर प्लेट भी बनानी पड़ती थी, वो इसमें लिखा नहीं है, और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। इसीलिए देयरफॉर इसलिए अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर बनाए गए। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर किसमें थे, पीबीआर में कि पीयूसी में? पीयूसी में थे। अब ये खोज पाएगा रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, कलर के बेसिस पे। कलर कौन देता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। लिखा हुआ है अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो उसमें इंसर्ट हो गया है, तो कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम जो कि बनाता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो नहीं बनेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। देखो क्या लिखा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा। किसका इनएक्टिवेशन हो गया, लैक-जेट जीन का। इसमें जीन का नाम नहीं लिखा, लैक-जेट जीन का। और जो बनाता था क्या, एंजाइम, अगर वो इनएक्टिव हो गया, उसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो फिर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किस कलर की कॉलोनी देगा। देखो अगर ब्लू कलर दे रहा है तो सुनो तो क्या होगा, तो इसका मतलब इंसर्ट नहीं हुआ, डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अच्छा बताओ अगर इंसर्ट नहीं हुआ तो रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट, और अगर इंसर्ट हो गया तो परिणाम क्या होगा, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, किसका, लैक-जेट का, लैक-जेट जीन। ये बार बार बोल रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, मैं बोल रहा हूँ लैक-जेट, पूरा नाम है लैक-जेट, ये तो एंजाइम का नाम है। अब कह रहे हैं अब वो कॉलोनी कोई कलर नहीं देगा, कोई कलर नहीं मतलब कौन सा कलर, व्हाइट कलर देगा। बोलो रिकॉम्बिनेंट होगा, और जो व्हाइट कलर देगा लिखा हुआ है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा एज ए रिकॉम्बिनेंट। अब बताओ ये पढ़ के ज्यादा क्लियर हुआ कि अपने नोट्स पढ़ के ज्यादा, अपने नोट्स पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा, याद ही नहीं रहेगा आपको। अब आपको याद रहेगा कि सर ने बोला था व्हाइट वाला जो है वो रिकॉम्बिनेंट है और ब्लू वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और क्यों कलर दे रहा था, क्योंकि इसमें इंसर्जनल इनएक्टिवेशन इसमें हो गया था, तो लैक-जेट नहीं बनेगा, इसमें लैक-जेट एंजाइम नहीं बनाएगा, तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जिसमें जिसमें वो हो गया था, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, वो कलर प्रोड्यूस करेगा, कौन सा कलर, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब उसमें इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ था। अरे जिसमें होगा वो कोई कलर नहीं देगा, जिसमें नहीं हुआ था वो कलर देगा। समझ में आई बात? ये सब हमने आपको करा दिया है पूरा, तो ए टू जेड ये हो गया क्लियर। और मैं यही सलाह दूंगा, इसको मत पढ़ना, उससे पढ़ना, नोट से।
नोट से पढ़ोगे कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसीलिए मैंने आपको पूरा नोट से एक एक चीज बताई है।